बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले न हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। 11 अगस्त को अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसकी हथियारबंद शाखा मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ का ठप्पा दे दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का सबूत है। लेकिन क्या यह वाकई प्रतिबद्धता उसूलों पर टिकी हुई है या फिर सौदेबाजी ही इसका पहला और आखिरी उसूल है? जरा टाइमिंग भी देखिए। ये ऐलान तब हुआ है जब पाकिस्तान के फौजी बादशाह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका की बदली बदली आबो हवा में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे थे और कुछ ही वक्त पहले आधी दुनिया को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देकर के लौटे थे। बीएलए पर अमेरिका की इस मुहर ने पाकिस्तान के उस एजेंडा को भी बल दे दिया है जिसमें वो दुनिया के सामने स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित दर्शाने की कोशिश करता है, सत्य छिपाता है कि असल में वो ही आतंकवाद को पनाह देता है, हथियार थमाता है। इस तरह ये मुहर, ये ठप्पा मुनीर के खाते में एक छोटी कूटनीतिक जीत लिखती हुई दिखाई तो दे रही है और भारत के खाते में ढेर सारे सवाल छोड़ करके गई है। जैसे कि क्या हम एक ऐसी साझेदारी में, ऐसी दोस्ती में फंसे हैं जिसमें हमारी सुनवाई ही नहीं है? अमेरिका उस मुल्क के साथ रिश्ते क्यों बढ़ा रहा है जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ खड़ा है? ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? यह ऐलान ऐसे समय पे हुआ है जब अमेरिका पाकिस्तान के बीच एक व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें अमेरिकी कंपनियों को बलूचिस्तान के मिनरल्स और तेल भंडार को खंगालने का मौका मिला है। आज के शो में इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले बलूचिस्तान को थोड़ा सा समझना जरूरी है जहां से बीएलए जैसे संगठनों का उदय हुआ। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, ईरान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं, आप जानते हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा जिसको संक्षेप में केपीके कहते हैं, और बलूचिस्तान। इनमें से बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा है, रकबे में इतना बड़ा कि मुल्क की 44% जमीन इसी के दायरे में आती है, मगर आबादी में सबसे छोटा है। कुल आबादी में महज 5% की हिस्सेदारी बलूचिस्तान की है। इस सूबे की सबसे बड़ी विडंबना उसकी जमीन में छिपी है। इसकी धरती के नीचे सोने तांबे की खदानें हैं, कोयले और यूरेनियम का भी भंडार बताया जाता है। मुल्क के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के जखीरे भी बताए जाते हैं। पाकिस्तान का 20% प्राकृतिक संसाधन इसी सूबे में है, लेकिन इस जमीन के ऊपर भूख और बेरोजगारी का बोलबाला है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में बलूचिस्तान का नाम हमेशा सबसे नीचे आता है। गरीबी सबसे ज़्यादा, साक्षरता सबसे कम, शिशु और माँ मृत्यु दर सबसे ऊंची। यही फर्क, यही नाइंसाफ़ी इस सूबे में दशकों से चल रही बगावत का ईंधन है। इस ज़मीन के सारे खजाने इस्लामाबाद से चलती हुकूमत ले जाती है। बलूचिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है जहां से पाकिस्तान का बड़ा समुद्री व्यापार चलता है। यहाँ का ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी जिसको कहते हैं उसका हिस्सा है। पाकिस्तान ने इसे चीन को लीज पर दिया है। खनन की छूट भी चीन को मिली है, लेकिन बलोच आबादी को क्या मिला? कुछ नहीं। बलोच जब इस पर सवाल करते हैं तो गायब हो जाने का खतरा सिर पर मंडराता है। जी हाँ, गायब हो जाने का खतरा। पाकिस्तानी फौज पर बरसों से जबरन लोगों को गायब करने, टॉर्चर करने, बिना वारंट गिरफ्तारियां करने और फर्जी मुठभेड़ों में हत्या के आरोप लगते रहे हैं। ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं हैं, ये एक नीति की तरह, एक पॉलिसी की तरह चलता हुआ आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 1948 से लेकर अब तक दसियों हजार बलोच नागरिकों और राष्ट्रवादियों की हत्या हुई है, जिनमें आम लोग भी शामिल हैं। एक एनजीओ है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स, VBMP। इनके मुताबिक सिर्फ 2001 से 2017 के बीच 5228 बलोच नागरिक गायब कर दिए गए, जिनका आज तक कुछ पता नहीं है। गायब कहना भी थोड़ा नरम शब्द है, असल में ये सब लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा मान लिया गया है। इनमें से कई के शव बाद में किसी गड्ढे या किसी सुनसान पहाड़ी से मिले। कई अब भी लापता के कॉलम में ही दर्ज किए जाते हैं। बलोचों के गुस्से के पीछे एक पुराना जख्म भी है। बलोच नेता कहते हैं कि पाकिस्तान से उनका रिश्ता कभी भी अपनी मर्जी का नहीं था, प्राकृतिक नहीं था। जो आज का बलूचिस्तान है वो उस वक्त पर 4 रियासतों में बटा था।
कलात, खारान, लासबेला, मकरान और सबसे ताकतवर इसमें था कलात। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। कलात के राजा मीर अहमद खान आज़ादी की मंशा रखते थे, यानी वो भारत और पाकिस्तान दोनों का ही हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने दबाव डालकर उस पूरे इलाके को अपने नक्शे में मिला लिया। बलोच इसे गैर कानूनी कब्जा मानते हैं। ये जख्म अब तक 5 बड़ी बगावतों को जन्म दे चुका है। इंसाफ और हक पाने का जब कोई राजनीतिक रास्ता नहीं बचा तो कुछ कबीलों ने हथियार उठा लिए। यही कहानी बरसों से चल रही है। इसी से पैदा हुए अलगाववादी संगठन जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी BLA अपना मकसद बताता है एक मुकम्मल आज़ाद बलोचिस्तान जो इस्लामाबाद की लूट से छुटकारा पा चुका हो। BLA कब बना, इसको लेकर के मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 2000 के दशक में इसकी स्थापना हुई। कुछ का दावा है कि इसको रूस की खुफिया एजेंसी KGB ने बनाया। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। जंग में पाकिस्तान और अमेरिका रूस के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीनों की मदद कर रहे थे। सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान में आंतरिक कलह पैदा करने के इरादे से अपने 2 एजेंट्स भेजे। उनके नाम थे मीशा और शाशा। इन दोनों ने बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन BSO से मुलाकात की। उस समय बलोचों पर फौज का जुल्म बढ़ा हुआ था। कहानी चलती है कि मीशा और शाशा ने BSO के लोगों को रूस भेजा और उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई। वहीं से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की शुरुआत मानी गई। शुरुआती दौर में BLA की लीडरशिप कबायली सरदारों के पास थी, लेकिन वक्त के साथ ये कमान पढ़े लिखे, मिडिल क्लास और आइडियोलॉजिकल लीडरान के हाथ में आ गई। आज बशीर ज़ेब बलोच इसके चीफ हैं। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके पास आज तकरीबन 6000 लड़ाके हैं, मगर इसके हमदर्दों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। नई पीढ़ी के छात्र, सोशल मीडिया पर माहिर बलोच नौजवान भी BLA का सहारा बने हुए हैं। BLA की फंडिंग का मामला अब भी रहस्यमय है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनके खजाने में रकम आती है वसूली, तस्करी और ड्रग्स के सौदों से। कुछ कहते हैं कि इसकी फंडिंग सूबे की बड़ी कोयला खदानों से होने वाली आमदनी से आता है। लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। हालांकि पाकिस्तान इस दावे के लिए कभी कोई सबूत नहीं रख सका है। BLA की लड़ाई का अंदाज है क्लासिक गुरिल्ला वार, घात लगा करके हमला करना। इसका निशाना ज़्यादातर पाकिस्तानी हुकूमत पर होता है, जैसे फौजी काफिले, पुलिस ठिकाने, सरकारी ढांचे। लेकिन सबसे ज़्यादा निशाने पर रहे हैं CPEC प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स। BLA अपनी कारगुजारी को आज़ादी की जंग और लूट मार के खिलाफ एक मुहिम कहता है, लेकिन इसके तरीके कई बार ऐसे होते हैं जिसमें बेगुनाह भी मारे जाते हैं। पाकिस्तान ने 2006 में इसे आतंकवादी संगठन करार दिया। अमेरिका ने भी 2019 में इसे SDGT स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया था। अब 11 अगस्त को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने BLA को SDGT के अलावा FTO यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में भी डाल दिया है। इसके लिए BLA के 2 हमलों को खासतौर से उसका हवाला दिया जा रहा है। पहला मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का मामला, जिसमें पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 31 सिविलियंस और सिक्योरिटी अफसर मारे गए। दूसरा कराची एयरपोर्ट और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के पास हुए धमाके। इसके अलावा BLA की शाखा मजीद ब्रिगेड का नाम भी दोनों लिस्ट में BLA के साथ चस्पा कर दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि मजीद ब्रिगेड क्या है, तो वो भी बताते हैं। मजीद ब्रिगेड BLA का एक खास खुदकुश दस्ता है, यानी आत्मघाती दस्ता है। इसकी स्पेशलाइजेशन सुसाइड बॉम्बिंग में है। मजीद ब्रिगेड की स्थापना के तार 1970 के दशक से जुड़े हैं। 2 अगस्त 1974 की बात है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बलूचिस्तान से अलगाववाद खत्म करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन चला रखा था। तब एक बलोच नौजवान मजीद लंगोवे सीनियर बदले की आग में जल रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त के दिन क्वेटा शहर में मजीद ने भुट्टो की हत्या की साजिश रची। एक पेड़ के ऊपर छिप करके वो ग्रेनेड लेकर के बैठ गया। जैसे ही भुट्टो की गाड़ी आने वाली थी, मजीद हमले को तैयार हो गया, मगर हमला करने से पहले ही ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया। मजीद सीनियर की मौत हो गई वहीं पर। फिर उसके भाई मजीद लंगोवे जूनियर ने मिशन अपने हाथ में ले लिया। कट टू 2010। इस साल पाकिस्तानी फौज ने क्वेटा के अंदर बलोच लड़ाकों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाया। इसमें मजीद जूनियर भी शामिल था। उसके साथ ही भाग चुके थे, लेकिन मजीद ने फैसला किया कि वो आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखेगा। इसी तरह 1 घंटे तक संघर्ष जारी रहा
और इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने मजीद लंगोवे जूनियर को मार गिराया। यानी पहले भाई ने पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो को मारने की कोशिश में जान गंवा दी और दूसरे भाई ने फौज से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। बलूचिस्तान अलगाववादियों के लिए ये कुर्बानियों की कहानियां थी और इन्हीं के आधार पर बना है बलोच लिबरेशन आर्मी का आत्मघाती दस्ता मजीद ब्रिगेड। आज इनके पास हाई ग्रेड हथियार हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिकी फौज के हटने के बाद बीएलए और इसके यूनिट्स ने अमेरिकी हथियार और फौजी साजो सामान हासिल कर लिया। अब बात एफटीओ की करते हैं। यह अमेरिका का सबसे सीरियस, सबसे सख्त आतंकवादी ठप्पा है। पहले अमेरिका ने बीएलए को 2019 में एसडीजीटी यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, जो भी हमने आपको बताया। उस दर्जे का असर सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित था, जैसे बैंक अकाउंट फ्रीज करना, डॉलर ट्रांजैक्शन रोकना, आर्थिक नेटवर्क काट देना। लेकिन एफटीओ इससे भी आगे जाता है। इसके लिए 3 बातें साबित करनी होती हैं। संगठन विदेशी हो, आतंकवाद फैलाता हो और उसकी हरकतें अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो। इसके लिए सबूत खुले भी हो सकते हैं और गुप्त भी, गोपनीय भी। फैसला लागू होने के बाद इस गिरोह को कोई भी मटेरियल सपोर्ट, पैसा, ट्रेनिंग, सलाह, होटल में जगह, सामान देना गुनाह बन जाता है। अमेरिका में मौजूद इसकी हर संपत्ति फ्रीज कर दी जाती है। इसके किसी भी सदस्य का वीज़ा रद्द हो जाता है, एंट्री बंद हो जाती है और अगर पहले से मौजूद हो तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। यही वजह है कि बीएलए को एफटीओ का दर्जा पाकिस्तान के लिए एक जीत है। लेकिन इस फैसले को भी एक और चश्मे से देखना चाहिए। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के हाथों बलोचों पर दशकों से चल रहे संगठित दमन और हिंसा पर अमेरिका चुप है। यानी संकेत है कि एफटीओ का ठप्पा कानून के उसूल से ज्यादा भू राजनीति की जरूरत से, जियोपॉलिटिकल जरूरत से लगाया गया है। एक तरफ विद्रोहियों की हिंसा को कोसा जा रहा है, दूसरी तरफ राज्य की हिंसा पर आंख मूंद ली गई है। यह आतंकवाद के खिलाफ लागू की गई नीति नहीं मालूम पड़ती, बल्कि उसके साथ मिली भगत की नीति है। इस पर जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। नहीं, अमेरिका का हमेशा से डुअलिटी रही है, उसके स्टाइल, दोहरा स्टाइल हमेशा, ह्यूमन राइट्स को भी लेके। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अगर कोई दूसरा कहीं डिक्टेटर सत्ता में आ जाता है सेकुलर, तो उसके खिलाफ ये सैंक्शंस लगा देते हैं, या वो ऐसे कोई गवर्नमेंट बनती है जो अमेरिकन हित के खिलाफ काम करने से या उनके इंटरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट करती। दूसरी तरफ कोई जितने भी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं जो हनन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स का, उनके क्योंकि उनके मित्र हैं तो उनसे वो कभी नहीं बोलते। ये बिल्कुल टिपिकल केस है। ये अपने अमेरिकन अपने हित को देखते हैं और इस समय अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत है और पाकिस्तान उनका बहुत पुराना नॉन नेटो मोस्ट ट्रस्टेड एलाई भी है, तो इस वजह से उसके साथ मिलकर अमेरिका ने ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया? इसके पीछे कौन सी भू राजनीतिक कैलकुलेशन हो सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। टाइमिंग पर गौर कीजिए। पहला पॉइंट, कुल 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं 31 जुलाई को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ट्रंप ने भारत को चढ़ाते हुए इसका ऐलान किया था। इस डील के तहत अमेरिका को पाकिस्तान के लगभग अनछुए, अनजान, रहस्यमयी तेल भंडार को खंगालने और उसे विकसित करने में मदद करने का मौका मिला। साथ ही तय हुआ कि पाकिस्तान के लिए अमेरिकी टैरिफ भी घटेंगे। एसोसिएट प्रेस ने रिपोर्ट किया कि अभी ये साफ नहीं किया गया कि तेल की खोज कहां होगी, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर भंडार बलूचिस्तान में ही माने जाते हैं और हमने आपको बताया है कि बीएलए विदेशी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हमले करता रहा है। एफटीओ का ठप्पा लगते ही पाकिस्तान को खुली छूट मिल गई है कि वो बीएलए को कुचल दे और विदेशी निवेश का रास्ता साफ करे। इसके अलावा पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित होने का अपना झूठा नैरेटिव कायम रखने में भी फायदा मिला है। दूसरा पॉइंट है, अगस्त 2025 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ और असल हुक्मरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन की 2 यात्राएं की। 2 महीने में 2 हाई प्रोफाइल विजिट। जून 2025 में मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइवेट लंच किया था। यह इशारा था कि अमेरिका सिविलियन हुकूमत को बाईपास करके सीधे पाकिस्तानी फौज से डील करना चाहता है। मुनीर अपनी विजिट में अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में शामिल हुए। कुरिल्ला वही जनरल हैं जिन्हें पाकिस्तान ने महज 1 महीने पहले बड़ा फौजी अवार्ड दिया था। कुरिल्ला ने भी अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान को फिनोमिनल पार्टनर बताया था, यानी आपसी तारीफ और भरोसा था या ऐसा दिखाया जा रहा था। और अब मुनीर के विजिट के ठीक बाद ये फैसला लिया गया है।
तो क्या आर्थिक फायदे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को यह तोहफा दिया गया? इसमें एक अजीब मोड़ भी है। बीएलए के कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा चीन के सीपीईसी को होगा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्पर्धी है। क्या अमेरिका ने इस बार दूरगामी चाल के बजाय छोटे तात्कालिक फायदे को चुना है, या अमेरिका बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करने वाला है, या पर्दे के पीछे चीन से भी कोई डील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? उनके लिए हर तरह से बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है, क्योंकि चाइना भी है, ईरान भी के इंटरेस्ट है वहाँ के ऊपर, तो इस वजह से वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैं समझता हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत जो उनके पास मिनरल्स हैं। मिनरल तो उनके पास बहुत हैं, तमाम दुनिया में यहाँ पे इतने मिनरल्स है नहीं जितने वो क्लेम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे इंटरेस्ट है। दूसरी बात ये कि वहाँ के ऊपर जो मूवमेंट है, दो किस्म के मूवमेंट है। एक तो नेशनलिस्ट मूवमेंट है बीएलए, और दूसरा मिलिटेंट ग्रुप्स जो है जो सेकुलर लाइंस पे लड़, और एक है रिलीजियस मूवमेंट जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। एंड पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की हमेशा चिंताएं रहती हैं सेकुलर डेमोक्रेटिक जो बातें करता है इस्लामिक देश में, उनको उसके साथ डील करने में वो हेजिटेशन करते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि इस्लामिक हो, क्योंकि वो उनके हित को आगे बढ़ाने का काम कर लेते हैं। नेशनलिस्ट जो होता है वो किसी दूसरे कंट्री के हित में काम नहीं करता। यही समस्या भारत के साथ होती है। सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आए दिन कंगाली के कगार पर खड़ा रहता है, सियासी हलचलों में डूबा हुआ है और दिन ब दिन चीन की गिरफ्त में कसता जा रहा है। उसके उलट भारत के पास ताकत है, साख है, भू राजनीतिक दबदबा है, जो एशिया के दशो दिशा को बदलने की कुव्वत रखता है। फिर अमेरिका के तराजू में इन बातों का वजन कम क्यों पड़ रहा है? अमेरिका इतनी तेजी से साउथ ईस्ट एशिया को लेकर के अपनी पॉलिसी क्यों बदल रहा है? देखिए, ये पॉलिसी बहुत सिंपल है। पाकिस्तान जो है वो उनके हर हित को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान एक मॉडर्न नेशन स्टेट के हिसाब से अभी नहीं चल रहा, ना तो उनके यहाँ डेमोक्रेसी है। उनके यहाँ सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन आर्मी है, और आर्मी के बड़े घनिष्ठ संबंध है पाकिस्तान के साथ, के अमेरिका के साथ, और ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है। दूसरी तरफ भारत है। भारत पे इस समय उनका काफी दबाव। एक तरफ तो वो ये चाहते हैं कि भारत जो है उनके हित में बढ़े, दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि भारत खुल के ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन का जो मिलिट्री अलायंस बना है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, चाहते हैं कि भारत ज्वाइन करे। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत से वो अमेरिकन चाहते हैं कि जो उसके रिश्ते हैं पुराने रशिया के साथ वो नहीं होने चाहिए। तेल के सब जो खरीदारी करता है भारत वो बंद करे। फिर वो भारत से ये भी चाहते हैं कि भारत जो वेपन सिस्टम वहां से खरीदता है उसको भी बंद करे, और अमेरिकन तेल और अमेरिकन वेपन खरीदे। तो इस तरह की बहुत चीजें हैं। भारत पे हमेशा से उन्हीं ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। अब अमेरिका अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है या वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसका जवाब अभी साफ नहीं है। कुछ वक्त बाद धुंध जरूर छटेगी, तब आपके सामने साफ तस्वीर भी आ जाएगी और उसे हम यहाँ पेश भी करेंगे। तब तक यही शेर फिर से सुन लीजिए। बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले ना हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन और रूस दोनों को जंग खत्म करने के लिए कुछ इलाकों पर से अपना दावा छोड़ना चाहिए और किसी भी डील के लिए लैंड स्वॉप यानी जमीन की अदला बदली करनी ही होगी। डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुलाकात के पहले 2 मिनट में ही पता चल जाएगा कि समझौते की गुंजाइश है या नहीं। ट्रंप की बात सुनकर के यूरोप के लीडर्स और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खासा चिंतित हैं। वो रूस को किसी भी तरह की रियायत देने के खिलाफ हैं। इस वक्त यूक्रेन की करीब 20% जमीन रूस के कब्जे में है। दूसरी सुर्खी ग्लोबल ट्रेड वॉर से जुड़ी है। ट्रंप एक बार फिर चिकन आउट कर गए हैं। उन्होंने
चीन के साथ ट्रेड वॉर में 90 दिन के नए युद्ध विराम का ऐलान किया है। इसके पहले ट्रंप ने चीन से ट्रेड डील के लिए 12 अगस्त का डेडलाइन सेट किया था। डेडलाइन खत्म होने के कुछ घंटे पहले ही वो अपनी बात से पलट गए, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंका फिलहाल टल गई है। अगर ट्रंप डेडलाइन के हिसाब से चलते तो अमेरिकी सामान पर चीन का टैरिफ 125% तक पहुंच जाता और चीन से आने वाले सामान पर अमेरिका का टैरिफ 145% तक बढ़ जाता। ये दरें इतनी ऊंची होती कि दोनों देशों के बीच लगभग पूरी तरह से व्यापार पर ताला लग चुका होता। अब अमेरिकी सामान पर चीन का टैरिफ 10% और चीनी सामान पर अमेरिका का टैरिफ 30% पर कायम रहेगा। अगली सुर्खी इजराइल हमास जंग से है। गजा पट्टी के गजा सिटी इलाके में बीती रात इजरायली हवाई हमलों और टैंक गोलीबारी ने 11 लोगों की जान ले ली। इसके पहले 8 अगस्त को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा सिटी पर कब्जे के लिए एक नया सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद दुनिया भर से इजराइल की निंदा हो रही है, क्योंकि गजा पहले ही खंडहर बन चुका है और मानवीय संकट बद से बदतर हो रहा है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भूख से मरने वालों की तादाद में 5 और नाम जुड़ गए हैं, जिससे अक्टूबर 2023 से अब तक कुल 227 लोग भूख के शिकार हो चुके हैं। गजा के हालात और अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद भी इजराइल अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। जानकार मानते हैं कि इजराइल ने यह प्लान हमास पर सीज फायर की शर्तें मानने का दबाव बनाने के लिए तैयार किया है। जमीन पर भी ऐसा होता दिख रहा है। हमास नेता खलील अल हया इजिप्ट की राजधानी काहिरा रवाना हुए हैं, जहां वो महीनों से अटके हुए सीज फायर फॉर्मूले पर बातचीत करेंगे, जिसे अमेरिका ने पेश किया था। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।